हाइपोथेसिस ऑन द बायोमैकेनिक्स ऑफ कार्टिलेज डीजनरेशन। इस टॉपिक के अंदर हमने मेनली दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो रोल ऑफ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स एंड सेकंड इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमारे पास आती है वो आता है रोल ऑफ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स। एज वी ऑल नो दैट कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, रीजनरेट कर सके। अगर उसके ऊपर कोई ज़्यादा लोडिंग पड़ रही है, अब नॉर्मल स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसके अंदर फेलियर आ जाता है, डीजनरेशन हो जाती है, तो वो दोबारा से रीजनरेट बहुत मुश्किल से कर सकता है। उसके पास बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसलिए ज़रा सा भी अबनॉर्मल स्ट्रेस अगर आता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, अबनॉर्मल स्ट्रेस की वजह से कार्टिलेज जो होता है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब वो कहते हैं कुछ एक हाइपोथेसिस है जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि कार्टिलेज का अंदर फेलियर कैसे शुरू होता है। कार्टिलेज की प्रोग्रेशन जब होती है, फेलियर की प्रोग्रेशन होती है, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस किस चीज़ से रिलेट करती है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ कही जाती है वो कही जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पोज्ड स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड बेसिकली कहा जाता है कितना क्वांटिटी है उसकी, कितना ज़्यादा स्ट्रेस उस पर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, उसकी इनर स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिजनरेशन तो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड आता है कि कितना नंबर ऑफ सस्टेन्ड स्ट्रेस पीक्स, यानी कि जो स्ट्रेस वो सस्टेन कर रहा है, कितना स्ट्रेस जो है वो सस्टेन कर रहा है। दूसरा ये, और तीसरी जो चीज़ इसमें आती है कि जो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कार्टिलेज के अंदर कौन चीज़ जो होती है ज़्यादातर किसका रोल होता है कि वो स्ट्रेस को अब्जॉर्ब करती है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोलेजन पीजी नेटवर्क होता है ना, कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन है, तो जब उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जब चेंजेस आएंगी तो उस वजह से क्या होगा, तो मतलब जब एक चीज़ का स्ट्रक्चर जो जिसने काम करना है, लोडिंग को ऑब्जॉर्व करना है, स्ट्रेस को ऑब्जॉर्व करना है, वही चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी, और उसके अलावा उसकी बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, उसकी बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं तो उस वजह से भी हमारे पास कार्टिलेज जो होता है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एंड द फिफ्थ थिंग दैट इज़ द लूजनिंग ऑफ द कोलेजन नेटवर्क। अगर कोलेजन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, कोलेजन नेटवर्क जो बना हुआ होता है उसके अंदर जिसने स्ट्रेस को सारा करना होता है, अगर वो लूज़ होना शुरू हो तो कार्टिलेज का फेलियर होना शुरू हो जाता है। एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, उससे स्ट्रेस कितना वो सस्टेन कर रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ गए, उसके बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रही है। अब हम एक कार्टिलेज को अगर देखना है कि वो जो स्ट्रेस उसके ऊपर सस्टेन वो कितना कर रहा है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है, पता लगाना है, तो मज़ीद दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो हम कितना लोड लगा रहे हैं, टोटल लोड जितना लग रहा है, और दूसरा लोड डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब इससे क्या मतलब है, टोटल लोड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। जब भी कार्टिलेज जो है हमारे पास, कार्टिलेज के ऊपर स्ट्रेस किधर पड़ता है, बोन के ऊपर पड़ता है। बोन के ऊपर क्या है, आर्टिकुलेटिंग जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होनी होती है ना, तो जब कोई लोड पड़ा किसी जॉइंट के ऊपर तो दो बोन्स आपस में मिली होती हैं, उनका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, दरमियान में उनके फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन पड़ी होती है। जब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड किसी चीज़ पर हम लगाते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लोड लगाएंगे तो क्या होता है, उनके दरमियान के अंदर जो है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस उस टाइम पे ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे के अंदर। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना हो, किसी कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर ज़्यादा पड़ जाए, किसी के पास कम पड़े, तो जिधर ज़्यादा पड़ेगा उधर क्या होना शुरू हो जाएगा, कार्टिलेज की डिजनरेशन। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोड तो एक जगह अगर सारा पड़ जाए तो मसला हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट एरिया पे इंटेंसिटी बढ़ गई है उस लोड की, इंटेंस स्ट्रेस कंसनट्रेशन है, तो उसकी वजह से उधर का फेलियर होना शुरू हो जाए। इसलिए जो है कितना लोड पड़ रहा है और कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बता रहा होता है हमें कि स्ट्रेस कितना सस्टेन कर रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब उसके अलावा अगर अब नॉर्मल स्ट्रेस हमारे कार्टिलेज के ऊपर पड़ता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो लुब्रिकेशन जो होती है ना, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, वो ख़त्म हो जाती है। तो जो एस्पैरिटीज़ होती हैं, इनकी जो पीक्स बनी होती हैं हमारी बोन के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल
अब मेरे पास ये एक जॉइंट है, ये दूसरी एक बोन है, ये दूसरी बोन है। अब इसके दरमियान में लुब्रिकेशन रखी होती है ताकि इनका आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। अब ये जो लुब्रिकेशन है फ्लूइड फिल्म टाइप की लुब्रिकेशन है, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ना तो क्या होता है, ये लुब्रिकेशन बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ही बारीक हो जाती है कि इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाता है। इनके कॉन्टैक्ट, इसके लिए भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेशन होती है जिसको कहते हैं हम क्या, बाउंड्री लुब्रिकेशन, जिसने इसके एंड्स को कवर किया हुआ होता है। अब अगर क्या हो, बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल स्ट्रेस आ जाए तो फिर क्या हो जाता है, इसकी जो होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं सर्फेसेस। जब डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर सर्फेसेस आएंगे तो कार्टिलेज का क्या होना शुरू हो जाएगा, वियर कार्टिलेज है। मतलब कोई चीज़ आपस में रगड़ खाना शुरू, इधर का कार्टिलेज इधर के आपस में रगड़ खाएंगे तो पार्टिकल्स अंदर के टूटने लग जाएंगे, रिमूवल होने लग जाएगा, इसे कोई कार्टिलेज वियर कहते हैं। तो कहते हैं इन सब ये स्ट्रेसेस का ये इफेक्ट होता है हमारे पास। सब कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल प्लेयर्स हो गए या बैलेट डांसर्स हो गए, इनके अंदर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब नॉर्मल स्ट्रेस पड़ रहा होता है इनके अंदर। फ्रिक्वेंसी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का स्ट्रेस इसके ऊपर पड़ रहा होता है। तो ये तो थी हमारे पास रोल ऑफ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट फंक्शन। कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन, हम कार्टिलेज को अगर देखें तो उसके अंदर क्या पड़ा होता है, कार्टिलेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं उसके सेल्स जिसको क्या नाम दिया जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स का, एंड द सेकंड उसके पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती है, पानी होता है, प्रोटीओग्लाइकन्स होते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ होता है। अब इन कॉन्ड्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है कि जब लोड पड़ता है तो इनको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कार्टिलेज के ऊपर लोड आ गया, अब हमने क्या करना है, कार्टिलेज को मेंटेन करके रखना है। तो इनका काम है कार्टिलेज को मेंटेन करके रखना। अब जैसे ही लोडिंग होती है, लोडिंग पड़ती है कार्टिलेज के ऊपर, तो वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टिमुलस जनरेट होता है जिसका नाम है मैकेनो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जाकर कॉन्ड्रोसाइट्स को जगाता है और फिर कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली यही हमारे पास था इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट फंक्शन, कि जैसे लोडिंग पड़नी है तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कैनो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, वो जाके फर्दर क्या करता है, इनको जगाता है और जाके ये अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं। अब ये जो स्टिमुलस है, अब हम इसको देखेंगे कि ये स्टिमुलस किस तरह से जनरेट होता है। वो स्टिमुलस जो मैकेनो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, मैकेनो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हमारे पास मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल नेचर का स्टिमुलस होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जनरेट होता है, जो फर्दर जाके कॉन्ड्रोसाइट्स को सिग्नल देता है, कॉन्ड्रोसाइट्स को जगाता है कि चलो तुम्हारा काम है तुम उठो। अब जो मैकेनिकल नेचर है वो किस तरह से जनरेट होता है, बट जो इलेक्ट्रिकल है वो कैसे जनरेट होता है। प्रीवियसली हमने जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की कंपोजिशन के अंदर उसका सारा देख लिया था कि कैसे कोलेजन पड़ा होता है, कैसे प्रोटीओग्लाइकन्स पड़े होते हैं, क्या रोल प्ले हो रहा है, सब कुछ। इधर हम जनरल देखेंगे कि थोड़ा सा जो मेन काम है इसके साथ, जो हमारे पास कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन का नेटवर्क होता है, कोलेजन एंड पीजी नेटवर्क होता है। इसके साथ क्या, इस प्रोटीओग्लाइकन्स होते हैं ना, प्रोटीओग्लाइकन्स ने अपने साथ जो है वो बाइंड किया होता है क्या, आइंस को, पानी को, इन चीज़ों को बाइंड किया होता है। जैसे ही लोडिंग पड़ती है तो वो आइंस और वो पानी वगैरह क्या होते हैं, एक दफ़ा इससे अलग हो जाते हैं, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, इसके अंदर चेंजेस आती हैं। अब जैसे वो आइंस और वो इससे रिलीज़ होकर अलहदा से आते हैं फ्लूइड के अंदर, इसके अंदर, तो वो फ्लूइड जो होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, वो बाहर को जाना शुरू करता है कार्टिलेज से। लेकिन कार्टिलेज की परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। जब कार्टिलेज की परमिएबिलिटी बहुत कम है, वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, वो अंदर ही रहते हैं, तो अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। अब वो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है कार्टिलेज के अंदर, क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो ये जनरेट करता है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर का स्टिमुलस। तो जो इलेक्ट्रिकल नेचर का स्टिमुलस था वो किस तरह जनरेट हुआ, जैसे ही लोडिंग हुई तो उसके बाद अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिकल नेचर का जो है वो स्टिमुलस आ गया। अब रह गया मैकेनिकल जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था, जिसका फ्लो स्टार्ट हुआ था लोडिंग के बाद। अब जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना, जो इसका कोलेजन और पीच का सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जब उसके पोर्स में से गुजरने लगता है, जब उसके पोर्स में से गुजरता है तो इनको क्या, वहाँ पे क्या मिलती है, इसको रेजिस्टेंस मिलती है,
तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ी, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होती है। ओके सो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसके फ्लो की वजह से एक शियर स्ट्रेस आ रहा होता है, एक शियर स्ट्रेस और एक ये फ्रिक्शनल ड्रैग रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस हो रही थी, इनके नतीजे में हमारे पास जो होता है वो मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होता है। तो मैकेनो और इलेक्ट्रिकल नेचर का ये स्टिमुलस जनरेट होता है, ये फर्दर जाके क्या करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स को कहता है कि अपना काम अब तुम करो। अब अगर क्या हो, अब नॉर्मल हो जाए यही कोलेजन पीजी नेटवर्क की, तो क्या होगा, अब नॉर्मल ये मैकेनिकल वाला भी इलेक्ट्रिकल नेचर का स्टिमुलस, ये दोनों क्या हो गए, अब नॉर्मल ही जनरेट होंगे। अब नॉर्मल होगा तो जाके वो नॉर्मल काम कराएंगे, अब नॉर्मल काम कराएंगे तो कार्टिलेज का वियर, कार्टिलेज की डिजनरेशन जो होती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था बेसिकली हाइपोथेसिस ऑन द बायोमैकेनिक्स ऑफ कार्टिलेज डिजनरेशन।